नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है। बात 2/3 नवंबर 2022 की रात की है। जिला है गोंडा, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोंडा, और थाना है कटरा बाजार। 3-4 बजे के आसपास एक लड़का अपने मोटरसाइकिल पर एक झोले में एक कटा हुआ सिर लेकर थाने पर पहुंचा। मोटरसाइकिल खड़ी की, संतरी पहरा पे जो सिपाही होता है उसने टोका, क्या है? उसने दिखाया कि मेरी बहन का सर है। वो 4 कदम पीछे हो गया, आवाज लगाई, डे अफसर को बताया, तब तक ये भीतर थाना कार्यालय तक पहुंच गया। ऐसा मंजर देखकर थाने के मुंशी, दीवान, जितने थे वहां सिपाही और रात के समय जो पहरे पे होते हैं वो सब भाग कर आए। उसने झोले से सिर निकाला। उसे डांटा गया कि तुम इसे यहां लेकर क्यों आए? तो उसने कहा, साहब, सबूत के लिए लाया हूं कि मैंने ही अपनी बहन का सिर काटा है, मेरी सगी बहन है। लड़के ने अपना नाम कलीम सन ऑफ मोहम्मद सलीम, गांव नारायणपुर, दामोदर पूर्वा बताया। बहरहाल सभी को सूचित किया गया। थानाध्यक्ष अपनी पूरी फोर्स के साथ गांव में पहुंचे। गांव में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोगों में आक्रोश था। लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बहन की उम्र, जिसका नाम सजरुल निशा था, उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। अब आप सोचिए कि 16 साल की बहन की गर्दन काटकर झोले में रखकर थाने पर यह कहने के लिए कि मैंने ही मारा है, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा किसी का नाम न लिखवा दे, इसलिए मैं इसे ले आया हूं। पुलिस ने बाद में, जैसे वहां के जो सीओ कर्नलगंज थे, जिनका नाम मुन्ना उपाध्याय है, जब ये हल्ला हो गया कि साहब ये तो मोटरसाइकिल पे सरेआम कटी हुई गर्दन लेकर गया, अखबारों में छपा। आप आज का जो ई एडिशन है दैनिक जागरण का, आज का लखनऊ एडिशन, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन पुलिस ने जब ये हुआ कि साहब आखिर गश्त वाले क्या कर रहे थे, पिकेट वाले क्या कर रहे थे, बीट के कांस्टेबल्स क्या कर रहे थे, तो फौरन पुलिस ने कहा, नहीं 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 साहब, वो लेके नहीं आया था, वो तो खुद आ गया था बताने के लिए कि मैंने अपनी बहन की हत्या कर दी है। और गर्दन तो वहीं मिली थी, सिर तो वहीं मिला था, धड़ से लाश पास पड़े हुए थे। और हर पुलिस अधिकारी ने बाद में यही बताया कि साहब वो वहीं पर था, थाने पर कोई नहीं आया था। मतलब थाने पर सिर लेकर उसका भाई नहीं आया था, ये बार बार कहा गया। सीओ साहब श्री मुन्ना उपाध्याय जी ने भी कहा प्रेस को, और प्रभारी निरीक्षक चितवन कुमार ने भी यही बात कही। बहरहाल तफ्तीश पुलिस ने शुरू की, लाश का पंचायतनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बातचीत शुरू हुई। मैंने बताया भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, भीड़ में आक्रोश भी था, कलीम के प्रति आक्रोश था कि नन्ही सी जान की गर्दन क्यों काट दी। बातचीत शुरू हुई। लाश को भेजने के बाद सवेरा हो गया था। मैंने आपको बताया कि लड़की का नाम सजरुल निशा था, उसकी मां का नाम तस्लीमा। तस्लीमा से पूछा गया कि आखिर क्या बात थी। पहले तो वो
शौक में थी। शौक से जब उबरी तो उसने ये कहा कि आज बुधवार यानी 2 तारीख को शाम को किसी मेरे लड़के ने किसी से उधार ले रखा था, उस उधार को चुकाने के लिए मैं शाम को उसके घर चली गई थी। आने में थोड़ी देर हो गई। मेरा बेटा ये कलीम ये काम के सिलसिले में बाहर गया था। शादीशुदा है, पत्नी अपने मायके गई थी। उसने ये बताया तस्लीमा ने कि उसके पति ने कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। उसके 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। लड़की ये छोटी है, बड़ी लड़की की शादी हो गई है, वो अपने ससुराल चली गई है। बड़ा बेटा कमाने के सिलसिले में बाहर रहता है, दिल्ली या फिर फरीदाबाद के आसपास। तो उस समय बड़ा बेटा, बेटी और मैं, ये तीनों लोग घर पर थे। माँ तस्लीमा उधार के वो पैसे चुकाने किसी के घर गई थी। भाई कलीम बाहर था। आने में देर हुई। दरवाजा भीतर से बंद था। बात करीबन 6-7 बजे की है। दरवाजा खटखटाया। बेटी ने दरवाजा खोला। मां ने पूछा दरवाजा बंद क्यों किया। मां को भी कुछ शक हुआ या मां को पहले से भी कोई हो सकता है जानकारी रही हो। कमरे में घूम कर देखने लगी तो अलमारी के पास गांव का ही एक लड़का दुबका छिपा हुआ खड़ा था। आप समझ सकते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि कैसे किसी जानने वाले के आने पर लड़का या लड़की कहाँ जाकर छिप जाते हैं। एकदम पूरे शरीर को सिकोड़ लेते हैं, दीवार से चिपका लेते हैं, पर्दे में ढक लेते हैं। तमाम आपने देखा होगा इस तरह से। बहरहाल उसको तस्लीमा ने खींचा, उसको रोकने का प्रयास किया, चिल्लाने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच में वो छुड़ाकर खुले हुए दरवाजे से भाग गया। तस्लीमा गुस्से से लाल थी। उसने पहले शजरुल निशा को काफी डांट फटकार लगाई और उसी के सामने कलीम को फोन किया और कलीम से कहा कि तुम्हारी बहन ने हमारी इज्जत तार तार कर दी और पूरा वाकया बताया कि मैं इस तरह से आई, भीतर से दरवाजा बंद था, खटखटाया, इसने खोला, मुझे शक हुआ, मैंने देखा कि अलमारी के पास चिपक कर एक लड़का, फला लड़का खड़ा हुआ है। उसने कहा बस मैं चल दिया, पहुंच रहा हूं। करीब 8 बजे के आसपास वो आ गया। आते ही वो अपनी बहन पे बरसने लगा और फिर बहन ने भी कलीम का सिजरा बताना शुरू किया। दोनों में हॉट टॉक हो गई, एक दूसरे को धक्का देने वाली बात भी हो गई। बहरहाल मां ने बीच बचाव किया, खाना खिलाया, दोनों अपनी अपनी जगह सोने चले गए। रात में करीब 11 बजे के आसपास कलीम ने अपना बांका उठाया और सोती हुई अपनी बहन का सर एक झटके में धड़ से अलग कर दिया। पास में मां सोई हुई थी। जब यह आहट हुई, कुछ हल्का सा उसे खटर पटर लगा, उसने उठकर देखा तो उसकी बेटी का सिर हाथ में लिए हुए कलीम खड़ा था। वो निशब्द हो गई, वो किंग कर्तव्य मूढ़ हो गई कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसी गुस्से में सिर को एक झोले में डालकर कलीम मोटरसाइकिल में उसे टांगकर थाने की तरफ निकल गया। थाना कटरा बाजार, सर्किल कर्नलगंज। और फिर उसके बाद जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया। यानी एक छोटी सी बात को इज्जत के पहाड़ पर खड़ा कर दिया गया।
बहुत ऊंचा दिखाई देने लगा कि अच्छा, और भाई ने बहन का सिर कलम कर दिया। जब वो लेकर वहां पर गया था, खुद हाजिर हो गया था, तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया था। और जब पूरी बात पता लगी कि हाँ इसी ने सब कुछ किया है, तो उसके प्रति, कलीम के प्रति पूरे गांव में गुस्सा हुआ, आक्रोश हुआ। ऐसा लगा कि विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी। एक्स्ट्रा पुलिस बल गांव में लगाया गया। दिक्कत, अब आप ये सोचेंगे कि साहब बहन ने भाई को गर्दन उसकी उतार दी, इसमें कौन सी कानून व्यवस्था। देखिए, ऐसी घटनाओं में अफवाह 1 मिनट में उड़ती है। कर्नलगंज गोंडा का वो बहुत ही कम्युनली सेंसिटिव इलाका है। मैं गोंडा का पुलिस अधीक्षक रहा हूँ। बहुत ही कम्युनली सेंसिटिव है। कटरा बाजार भी बहुत ही कम्युनली सेंसिटिव है। कम्युनल राइट्स का इतिहास है वहां पर। एक कम्युनल राइट के दौरान पहली पोस्टिंग में गए मेरे सीनियर बैच के एक अधिकारी, मुझसे ठीक सीनियर बैच के पीपीएस अफसर, पहली पोस्टिंग में अपने दूसरे या तीसरे महीने में ही सस्पेंड हो गए थे और अगले कई साल तक वो सस्पेंड भी रहे, विभागीय कार्रवाई भी होती रही और दसियों साल बाद वो प्रमोट हो पाए अपने बैच के बाकी लोगों से। खैर बाद में अदालतों में उन्हें उनका हक दिया, लेकिन फिर भी कैरियर में ये सब बातें बहुत खराब मानी जाती हैं। तो पुलिस ने एहतियातन, मजिस्ट्रेट भी गए वहां पर और ज्यादा फोर्स गांव में लगाई गई। पुलिस ने अपना जो वर्जन है, जो अपनी बात है, वो एक शॉर्ट वीडियो में रिकॉर्ड करके उसे लोगों तक पहुंचाया भी व्हाट्सएप के माध्यम से, कि किसी तरह की अफवाह न उड़ने पाए। बहरहाल आज सुबह मैंने ये खबर अखबार में देखी, दैनिक जागरण की लखनऊ एडिशन में। मन मेरा बहुत व्यथित हुआ, मैं बहुत परेशान हुआ कि कैसे एक छोटी सी बच्ची का सिर उसका सगा भाई काट के थाने पर ले जा सकता है। मैं इतना व्यथित हुआ, मैंने सोचा कि बजाय और अपराध की 2 घटनाएं और थीं जिन्हें मैं आज आपके सामने रखना चाह रहा था, लेकिन मेरे मन में ये विचार आया कि अभी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल नहीं आई है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल नहीं आई है, अभी चार्जशीट या विवेचक इनका कुछ पता नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति स्वयं थाने पर आकर, पुलिस ने वो बांका भी रिकवर कर लिया जिससे उसकी गर्दन काटी गई थी, मौके की सारी कार्रवाई पुलिस ने कर ली है। मुकदमा मां तस्लीमा ने लिखवाया है अपने बेटे के खिलाफ, अपनी बेटी की हत्या का। लेकिन क्या बहुत दिन तक ये मुकदमा चल पाएगा? मां को लोग समझाएंगे कि बेटी तो चली गई, बेटे को सजा हो जाएगी, तुम क्या करोगी? ऐसे मामलों में मैं जानता हूं वादी मुकदमा ही होस्टाइल हो जाता है। अभी 10 रिश्तेदार घेरेंगे और उससे तरह तरह की बात करेंगे, उसको जेल में मिलाई के लिए कहेंगे कि फला तारीख को जाके मिलाओ। वो वहां रोएगा और फिर सब घेर के कहेंगे कि इसके खिलाफ कोई गवाही मत देना। सवाल उसकी सजा, सवाल उसकी मानसिक स्थिति, सवाल उस इज्जत, सवाल उस ऑनर किलिंग का नहीं है। सवाल इसका है कि ये इज्जत 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 किस बात पर
किसकी इज्जत के जाने का डर या खतरा, या चार लोग क्या कहेंगे, ये हो जाए, ये तो बड़ा मुश्किल है। माँ ने टेलीफोन करके बताया कि साहब फला फला लड़का घुसा हुआ था, मैंने उसको रोकने की कोशिश की, दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की कि हल्ला करके सबको बुलाऊंगी, सबको बताऊंगी कि मेरी लड़की ये कर रही है, या ये लड़का घर में घुस के ये कर रहा है। अरे भाई, लड़की तो नहीं गई थी वहां, लड़का ही आया था, मां के डर से छिपा भी हुआ था। इस छोटी सी बात पर कलीम को लगा कि ये तो मेरी इज्जत पूरी रसातल में चली गई, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, चार लोगों का रिएक्शन क्या होगा। इस चीज को दिमाग में रखते ही वो संज्ञा शून्य हो गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आया और उसने ये हत्या कर डाली। आज की घटना देखिए, आज की घटना शुद्ध रूप से ऑनर किलिंग है, विशुद्ध ऑनर किलिंग है। झूठी आन के लिए, झूठी शान के लिए अपनी नाबालिग बहन की हत्या कर दी। हो सकता है वो सिर्फ बात करने आया हो सकता है लड़की ने ही किसी काम से बुलाया हो, यह भी हो सकता है कि दोनों में प्रेम संबंध रहे हों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसकी गर्दन काटी जाए। जैसे ही मां ने बताया कि उसकी बहन सजरुल निशा कमरे में गैर लड़के के साथ थी, गैर मर्द के साथ थी, बस कलीम को लगा कि वो लुट गया, वो बर्बाद हो गया, इज्जत चली गई, कहां मुंह दिखाएंगे। जबकि ये बात सिर्फ उसकी मां जानती थी, और उसी गुस्से में आया, बहस हुई, लड़की ने भी कुछ अपने भाई के बारे में बता दिया, कह दिया, चिल्ला दिया, जवाब दे दिया। आग बबूला हो गया कलीम। अभी मेरी समझ में नहीं आता है कि सारी इज्जत लड़की की वजह से ही खराब होती है, किसी की, लड़की, बहन, महिला, घर में जाने कितनी ऑनर किलिंग आप ढूंढिएगा, असंख्य ऑनर किलिंग हुई, और पर्टिकुलरली हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतें इकट्ठा हुई, आदेश किया, ट्रैक्टर में रखकर पुआल डालकर जला दिया। खाप पंचायतों का आदेश हुआ, खंभे में बांधकर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया दोनों को। गोबर के ऊपलों का जो बनाया जाता है, सुखाया जाता है बरसात के दिनों में इस्तेमाल करने के लिए, बांधकर उसके ऊपर डाल के जला दिया गया, खाली इसलिए कि साहब लड़की ने इज्जत खराब कर दी। छानबीन कलीम की भी होनी चाहिए, अभी तो विवेचना शुरू हुई है। कि सजरुल निशा ने उसके बारे में क्या कह दिया कि वो तिलमिला गया, जांच उसकी भी होनी चाहिए। मतलब हमारा माइंडसेट है, हमारे मन में, हमारे दिमाग में ये घुसा हुआ है कि सारी इज्जत का बंटाधार सिर्फ लड़कियों के इस तरह के बर्ताव के कारण होता है। सारा और इज्जत का सारा ठेका लड़कों यानी पुरुषों के पास होता है। ये सामान्य सी अवधारणा हो गई, जाने कहां से आई, पुरातन काल से चलती चली आ रही है और आज भी वही है।
जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं आपको 90 के दशक की बात बता रहा हूं, वहां तो मैं पोस्टेड नहीं था, लेकिन मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद और हरियाणा के दीगर इलाकों में, आप 90 के दशक के अखबार निकाल लीजिए अगर घर में हो तो, असंख्य जाने कितने लवबर्ड्स को फांसी पर लटका दिया, जला दिया, जाने क्या क्या नहीं किया, इसलिए कि लड़की की वजह से इज्जत खराब हो गई। इसको रोकने के लिए 90 के दशक में सरकारों ने, हाई कोर्ट्स ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना पूरा दम लगा दिया। पता नहीं कितने आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के खाप पंचायतों के फरमान को रोकने के लिए उस समय दिए गए होंगे अलग अलग मामलों में। उस समय जो खाप पंचायतों की फोटोग्राफ, मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थी, कम्युनिकेशन का कोई और साधन नहीं था, टीवी में दूरदर्शन ही एकमात्र माध्यम था, अखबार बहुत छपते थे, उसमें ऐसी खाप पंचायतों की फोटोग्राफ छपा करती थी। मैंने कभी इन खाप पंचायतों में महिलाओं को नहीं देखा, कभी नहीं देखा कि किसी इस तरह की कोई पंचायत बैठी हो और उसमें हमें कोई महिला भी दिखाई पड़ जाए, बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है कि कहीं महिला पंचायत ने, किसी महिला ने इस तरह की किसी पंचायत में शिरकत की हो। इन्हीं सबको रोकने के लिए पंचायती राज सिस्टम में ग्राम पंचायतों को स्ट्रॉन्ग किया गया ताकि खाप पंचायतों का थोड़ा असर कम हो। ग्राम पंचायतों में 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की। उसी 33% में जो तमाम आरक्षित वर्ग हैं अलग अलग श्रेणियों के, उसमें सिर्फ महिलाएं ही इलेक्शन लड़ सकती हैं और महिलाएं ही चुनकर आती हैं, सरपंच चुनकर आती हैं, ग्राम प्रधान चुनकर आती हैं। लेकिन जब कभी इस तरह की पंचायत होगी, जब कभी किसी दूसरे मामले की पंचायत होगी, तो प्रधान जी यानी महिला प्रधान जी कभी वहां शिरकत नहीं करेंगी, कभी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, प्रधान पति ही पार्टिसिपेट करेगा। डीएम और एडीएम की मीटिंग में भी प्रधान पति हिस्सा लेते हैं, प्रधान नहीं आती, वो महिला नहीं आती। पहले थानों में शांति समिति की होली दिवाली के समय मुअज्जिज लोगों की मीटिंग अब भी होती है, हम जब जिलों में कप्तान थे तब भी होती थी। मान लिया 25 लोग, 30 लोग या 40 लोग आए हुए हैं, तो पहले परिचय होता है, साहब मैं ब्लॉक प्रमुख, मैं फलाना, मैं साहब यहाँ पर हूँ, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, और उसी में अपना परिचय देने वालों में मैं साहब फला गांव का प्रधान पति हूँ। बड़ा प्रचलन में है ये शब्द, कम से कम उत्तर प्रदेश में प्रधानपति बड़े गर्व से कहते हैं, साहब मैं प्रधानपति हूं। और इस तरह की पंचायतों में, ये इज्जत वाली जो पंचायतें होती हैं, इसमें भी प्रधानपति ही भाग लेता है। तो आखिरकार इन लड़कियों या महिलाओं का दर्द समझने वाला कोई होता ही नहीं पंचायत में, इसीलिए फैसले मनमानी होते हैं। और जिस दिन खाप पंचायतें या जाति की पंचायतें या इज्जत वाले मामलों में लगने वाली पंचायतें में महिलाओं का पार्टिसिपेशन शुरू होगा, उस दिन सिर्फ महिला पे इस इज्जत का ठीकरा नहीं फूटेगा। ये जो लड़के घूम घूम के अलग अलग थालियों में मुंह मारते रहते हैं,
इनका भी फिर जिक्र होगा, उनकी भी लानत मलानत होगी, उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, क्योंकि जो महिला रिप्रेजेंटेटिव ऐसे पंचायत में होगी वो महिलाओं का दर्द जानने वाली होगी। उसके नज़रों से, उसके एक्सपीरियंस से जाने कितने इस तरह के मामले गुजरे होंगे, लेकिन पुरुष प्रधान इस समाज में वो मुंह खोलकर कह नहीं सकती। लेकिन अगर वो इलेक्टेड पंच है या इलेक्टेड ग्राम प्रधान या सरपंच है तो वो जरूर कहेगी। यही सवाल है कि जब इज्जत के पृष्ठ पर दो लोग खड़े हैं, एक लड़का एक लड़की, एक पुरुष एक महिला, तो इज्जत का टेंडर सिर्फ महिला के नाम क्यों खुले? ये कौन सा सामाजिक नियम है? आज मैं आप सभी को, अपने सभी सुधी श्रोताओं को ये कहूंगा कि आप भी विचार करिए कि इज्जत की ये मटकी सिर्फ लड़कियों के सिर पर क्यों फोड़ी जाती है? बराबर की हिस्सेदारी करने वाले, सही या गलत, लड़के भी तो हैं, उन्हें कब दंड देते हैं? और इस मामले में मैं आपकी राय जानने का उत्सुक हूं। बहुत ज़माना हो गया, 100 एपिसोड से पहले कभी मैंने आप लोगों से किसी विषय पर राय मांगी होगी, लेकिन ये विषय गंभीर विषय है, परसों का है, कि एक लड़की की गर्दन इसलिए उसके भाई ने कलम कर दी कि उसे लगा कि तो घर और परिवार की इज्जत इसने खराब कर दी। मैं उत्सुक हूं और मैं चाहता हूं कि इस ऑनर किलिंग के कारण और निवारण दोनों पर हमारे किस्सा गोई परिवार के सुधी सदस्य अपनी राय जरूर दें। और जो लोग कमेंट बॉक्स पे टिप्पणी या कमेंट या जवाब या राय देने से बचते हैं, बहुत से लोग हैं, आप लगभग हर दिन के एपिसोड में देखेंगे, लिखते हैं कि साहब मैंने आपके सारे एपिसोड सुने, लेकिन आज पहली बार कमेंट कर रहा हूं। अरे भाई क्यों? आपके कमेंट से मैं बहुत एनरिच होता हूं, आपके विचार से एनरिच होता हूं। बहुत से लोगों ने बहुत ऐसे ऐसे सुधारात्मक बातें बताई हैं जिनका मैंने प्रयोग भी किया है। तो जो लोग इस तरह कमेंट करने से, कमेंट बॉक्स में जाने से बचते हैं, वो कृपा करके मेल पर मुझे अपनी राय, कारण और निवारण ऑनर किलिंग का ये जरूर भेजें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।